हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र। तो जनन तंत्र में क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा आवश्यक तंत्र है जो सभी जीवों में पाया जाता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए। तो इसमें जब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि इसमें नर और मादा दो प्राणी होते हैं। तो नर से तो क्या होता है शुक्राणु और मादा से अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इनको हम अंडाणु को युग्मक कहते हैं। ये भी क्या होता है युग्मक होता है। ठीक है, ये युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं यानी जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति होती है। नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी प्राणी द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, लैंगिक या अलैंगिक विधियों द्वारा या कायिक जनन द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। लेकिन जनन तंत्र को एक विकसित होने में एक टाइम लगता है। उसके भी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। उसके जैसे मान लो जनन करने के लिए कोई भी प्राणी तैयार होता है तो उसमें कुछ यौनारंभ के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नर में अलग लक्षण होते हैं और मादा में अलग लक्षण होते हैं। तो हम बात करें नर में क्या लक्षण होते हैं। यौनारंभ के अवस्था में उसमें कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे वह जनन के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे मान लो हम बात करें नर की। नर में यौनारंभ के लक्षण। तो इसमें पहले क्या होता है कि जैसे मान लो यौन अवस्था के आरंभ में उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं जिसके कारण वो यौन के लिए यानी वो जनन के लिए तैयार हो जाता है। तो उन्हें हम यौनारंभ के लक्षण कहते हैं। तो ये लक्षण निम्न होते हैं। जैसे नर में बात कर रहे हैं हम, सबसे पहला क्या होता है आवाज़ का भारी होना। आवाज़ का भारी होना और दाढ़ी मूंछों का आना। यानी जननांगों पर क्या होते हैं, जननांग विकसित होने लगते हैं और उन पर बालों का आना भी यौनारंभ के लक्षण होते हैं। जननांगों का विकसित होना। इस तरह से इसमें बहुत सारे लक्षण जननांगों में विकसित होना, विकास होना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सभी क्या है नर के यौनारंभ के लक्षण हैं। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं। जननांगों का विकसित होना, कांख व जननांगों में बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना यानी चिकना होना। और लड़कों में ये लक्षण 13 से 15 वर्ष की उम्र में दिखाई देने लगते हैं, जिनको यौनारंभ की अवस्था कहते हैं। इसी तरह से मादा में यानी लड़कियों में भी इनके लक्षण दिखाई देते हैं। के लक्षण। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लो आवाज़ का, इसमें तो भारी होता है, यहाँ पर आवाज़ का पतला होना। आवाज़ का पतला होना, त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का तेलीय होना। और इसी तरह से जननांगों का विकसित होना। यानी इसमें जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो भी इसके समान ही होते हैं। इस तरह से यौनारंभ के जो लक्षण होते हैं लड़कियों में होते हैं आवाज़ का पतला होना, त्वचा का तेलीय होना, जननांग क्षेत्रों में बालों का उगना और स्तनों का आकार में वृद्धि होना, रजोधर्म का शुरू होना
लड़कियों में ये लक्षण 12 से 14 वर्ष की उम्र में दिखाई देने लगते हैं। ये उम्र थोड़ा सा ये वातावरण पे या उसके माहौल पर भी डिपेंड करता है, ये पहले भी दिखते हैं और कुछ बाद में भी दिखने लग जाते हैं। तो ये जो लक्षण है इस लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में होते हैं। ये जो यौनारंभ के लक्षण होते हैं ये वातावरण और उसके माहौल पर डिपेंड करते हैं, तो पहले भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ये इनके लक्षण हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। इनके बाद जो इनकी मानसिकता या मानसिक परिवर्तन होता है वो भी चेंज होने लगता है और मानसिक परिपक्वता आ जाती है। और ये 18 से 19 साल में इनके जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वो परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं। तो इसके बाद जैसे इनमें हार्मोन्स का स्राव शुरू होने लगता है, जैसे लड़कों में इनमें अलग हार्मोन स्रावित होते हैं और मादा में अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इन हार्मोन्स के कारण ही ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो नर में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इनमें जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स का स्राव होता है जननांगों द्वारा, जबकि मादा में ये हार्मोन्स दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स का स्राव होना शुरू हो जाता है जो कि लैंगिक परिपक्वता को दर्शाता है। ये है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है, किस तरह से ये नर में पाया जाता है। इसमें जो मैल जो संरचना होती है वो वृषण होती है। इसके दो जनन अंग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक सबसे पहले कौन आता है, प्राथमिक में ये अंडे समान संरचना होती है जिसको हम वृषण कहते हैं। तो वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और इसके चारों ओर एक अवस्था ये संरचना पाई जाती है जिसको अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है और ये अधिवृषण संरचना होती है। यहाँ से एक नली निकलती है जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी ये हमारे उदर गुहा में स्थित होते हैं। दो वृषण होते हैं, तो दोनों वृषणों से दो शुक्रवाहिनियाँ निकलती हैं, एक इससे और एक और होता है दूसरा उससे। ये शुक्रवाहिनियाँ कहाँ पर जाती हैं, ये पीछे से यहाँ पर शुक्राशय में, यहाँ पर मूत्राशय के नीचे एक संरचना होती है जिसे अखरोट के समान संरचना है जिसको शुक्राशय कहते हैं, जिसमें शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। ध्यान रहे वहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, ये एक थैले संरचना होती है, छोटी सी संरचना होती है, अखरोट के समान संरचना होती है, यानी इस तरह से ये संरचना होती है। इसमें शुक्राणु जाकर एकत्रित होते हैं। बनते तो कहाँ हैं, वृषण में बनते हैं। शुक्रवाहिनी द्वारा ये शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। ये शुक्राशय ये शुक्रवाहिनी होती है, इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसके द्वारा मूत्र भी प्रवाहित होता है और शुक्राशय शुक्राणु भी इसमें से प्रवाहित होते हैं। यहाँ से ये नली जो होती है इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, शुक्राणु भी आते हैं और मूत्र भी विसर्जित होता है। इसमें देखो क्या क्या रोल होता है कि इसके नीचे ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी जो अंडे के समान संरचना होती हैं इस नली के चारों ओर पाई जाती हैं। इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं जो कि एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है। ये क्षारीय पदार्थ इस मूत्रवाहिनी जो यहाँ पर होती है इसी को शुक्रवाहिनी कहते हैं, इसी को मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसमें के माध्यम को क्षारीय कर देती है जिससे क्या है शुक्राणुओं की जीवन काल बढ़ जाता है और उनकी वृद्धि होती है और उनको गमन में सहायता मिलती है। चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ये जो ग्रंथि होती है इसका क्या काम होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी अपने स्राव पदार्थ नली में प्रवाहित करती हैं। ये मूत्र मार्ग को क्षारीय बना देती है, अम्लीय से क्षारीय प्रदान करती है, माध्यम प्रदान करती है जिससे शुक्राणुओं का गमन में सहायता मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इसका प्रमुख अंग है इसको प्रथम लैंगिक अंग कहते हैं। इसके अलावा जो अंग बचते हैं वो द्वितीय लैंगिक अंगों में आते हैं। तो हम प्रथम लैंगिक अंग में पढ़ते हैं वृषण, और वृषण की संरचना इसमें क्या क्या होता है। देखिए प्राथमिक जनन
लैंगिक अंग जो होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग में दो भागों में विभाजित किया गया है नर जनन तंत्र को। तो इसमें प्रथम में कौन आते हैं? सिर्फ वृषण ही आते हैं। वृषण लैंगिक यानी नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह प्राथमिक लैंगिक अंग है जो युग्मकों का निर्माण करता है। तो नर जनन तंत्र में युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, वह हार्मोन्स का स्राव करता है। दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर भिन्न होता है, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बाहर लटके हुए होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण के दो भाग होते हैं। दो भागों में पहला भाग एक तो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करने वाला, और दूसरा भाग होता है द्वितीय भाग टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो वृषण दो कार्य करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं यानी युग्मकों का निर्माण करते हैं, और हार्मोन्स का स्राव करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। द्वितीय लैंगिक अंग में क्या आता है कि वृषण के अलावा यानी इसको छोड़कर जो वृषण कोष है, बाकी जो भी लैंगिक अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, जो भी अंग जनन तंत्र का कार्य करते हैं वो द्वितीय लैंगिक अंग कहलाते हैं। जैसे वृषण कोष यानी जहाँ पर वृषण पाए जाते हैं, शुक्रवाहिनी जो इसमें वृषण से बाहर निकलती है, जिसमें शुक्राणुओं का गमन होता है। शुक्राणु जहाँ पर शुक्राशय में जाते हैं वहाँ पर शुक्राशय एक छोटी संरचना होती है, अखरोट के समान संरचना है, जिसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग व सिसन एक पेशीय संरचना होती है, जो सामान्यतः जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो शिथिल अवस्था में होती है, और कपलिंग के समय ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है यानी उत्तेजित अवस्था में होती है। तो हम इसका द्वितीय लैंगिक अंगों का बारी बारी से इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है वृषण कोष, फिर शुक्रवाहिनी, इस तरह से इनका वर्णन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम द्वितीय लैंगिक अंग पढ़ेंगे। फिर ये है द्वितीय लैंगिक अंग। इसमें सबसे पहले आता है वृषण कोष, यानी ये वृषण कोष जिसमें वृषण स्थिर रहते हैं। ठीक है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। प्रत्येक वृषण के लिए वृषण कोष पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं कि ये ताप का नियंत्रण करते हैं। शुक्राणु निर्माण के समय ताप को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि कम ताप पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि हमारे शरीर का ताप ज़्यादा होता है। यानी यहाँ शरीर की तुलना में कम ताप की आवश्यकता होती है। तो इसको कंट्रोल कौन करते हैं? वृषण कोष करते हैं, यानी थैलेनुमा संरचना। तो ये क्या करते हैं, जैसे गर्मियों में क्या होता है, शरीर का ताप ज़्यादा हो जाता है, तो ये इन वृषण को बाहर की ओर यानी बाहर की ओर ये लटक जाते हैं। इस तरह से शरीर से दूरी बना लेते हैं। जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो शरीर बाहर का तापमान कम हो जाता है, यानी ये कम तापमान पर भी ये सक्रिय नहीं होते हैं। इनके लिए निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं कि ताप ग्रहण करने के लिए ये शरीर के ताप की इसको ज़रूरत होती है, तो ये ऊपर की ओर सिकुड़ जाते हैं। सर्दियों के समय में सिकुड़ते हैं और गर्मियों में नीचे लटक जाते हैं। तो इनको लटकाने का काम कौन करता है? वृषण कोष करता है, जो कि इनके तापमान को नियंत्रित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना होती है ये। इसके बाद है शुक्रवाहिनी। प्रत्येक ओर के वृषण से, यानी दो वृषण होते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक वृषण यहाँ पर होता है, एक वृषण कोष यहाँ पर होता है। इनके अंदर वृषण पाए जाते हैं। अब यहाँ से एक एक नलियाँ निकलती हैं। इन दोनों नलियों को हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, जो कि वृषण में बने शुक्राणुओं को कहाँ पर ले जाती हैं? ये शुक्राशय में एकत्रित कर देती हैं। शुक्राशय एक थैलेनुमा संरचना होती है। शुक्रवाहिनियाँ ये दो होती हैं जो अपनी अपनी ओर के वृषण से निकलकर शुक्राशय में शुक्राणुओं को पहुँचाने का काम करती हैं। अब देखो ये नली क्या होती हैं, ये शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी यानी दोनों मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती हैं, जिसमें से यानी ये जो नलिका आ रही है इसमें से ये संयुक्त नलिका है, इसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। स्खलन वाहिनी कहते हैं, जिसके माध्यम से मूत्र व शुक्राणु दोनों का गमन होता है। ये कहाँ होती है कि यहाँ पर ये शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी मिलकर के ऊपर यहाँ पर संरचना क्या होती है? मूत्राशय होती है। मूत्राशय से मूत्रवाहिनी आ रही है और यहाँ से ये शुक्रवाहिनी दोनों यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ से ये स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिससे मूत्र और शुक्राणु दोनों ही निकलते हैं। स्खलन वाहिनी कहलाती है।
शुक्राशय यह एक थैले समान संरचना होती है, छोटी सी संरचना है जो कि शुक्राणुओं का संग्रह करती है, क्योंकि वृषण लगातार धीरे धीरे शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, एक साथ नहीं होता है, तो धीरे धीरे निर्माण होता रहता है और ये शुक्र वाहिनी द्वारा इस शुक्राशय में एकत्रित हो जाते हैं। तो तरल पदार्थ का निर्माण भी करती हैं। इसमें जो तरल पदार्थ होता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और उनको गति प्रदान करता है, यानी वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, उसे हम वो तथा शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। इस तरह का तरल पदार्थ का स्राव भी शुक्राशय के माध्यम से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अंग आता है शुक्राशय के बाद, यहाँ पर शुक्राशय किसमें खुलता है, यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है जो एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जो नलिका के माध्यम से अपना स्राव पदार्थ इसमें स्खलन वाहिनी में डाल देती है। स्खलन वाहिनी क्या होती है कि जब इस वाहिनी से मूत्र का स्राव होता है तो इसका माध्यम अम्लीय हो जाता है, तो अम्लीय माध्यम में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। तो शुक्राणुओं को बचाने के लिए ये एक तरल पदार्थ का स्राव करती है जो क्षारीय माध्यम का होता है, यानी इस कहने का मतलब ये है कि ये स्खलन वाहिनी के माध्यम को क्षारीय बना देती है, जहाँ पर शुक्राणु आसानी से गति करते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है और वो वीर्य निर्माण में भी सहायक होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और जो बाकी के जनन अंग बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये है द्वितीय लैंगिक अंग, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का स्राव करती है। ये तरल पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या काम करता है? यह तरल पदार्थ वीर्य निर्माण में भूमिका निभाता है। वीर्य का मतलब इसमें शुक्राणु और कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है और स्खलन वाहिनी के मार्ग को क्षारीय बना देता है, जो मूत्र निर्माण उत्सर्जन के समय अम्लीय माध्यम में होती है। तो जिसमें कि शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शुक्राणुओं के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिससे शुक्राणुओं की गति और उनकी वृद्धि होने लगती है। मूत्र मार्ग यह एक पेशीय नलिका होती है। इसमें से शुक्राणु व मूत्र व प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित तरल पदार्थ भी निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। शिशन एक पेशीय संरचना होती है, बेलनाकार पेशीय अंग होता है जो वृषण कोषों के दोनों ओर के बीच में लटका रहता है। यह एक उत्तेजनशील मैथुनांग होता है। सामान्य अवस्था में ये शिथिल व छोटा रहता है तथा मूत्र उत्सर्जन के काम आता है। तो मूत्र उत्सर्जन करते समय ये शिथिल अवस्था में आ जाता है, जबकि मैथुन के समय यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और वीर्य को मादा के जननांगों में पहुंचाने का कार्य करता है। इस तरह से ये नर जनन तंत्र में मुख्य लैंगिक द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। यानी जो नर जनन तंत्र के अंग होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, जो महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें वृषण आता है। सिर्फ वृषण का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना और उनको गति प्रदान करना, पोषण प्रदान करना और हार्मोन्स का स्राव करना। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों में शुक्रवाहिनी आती है, वृषण कोष आते हैं। वृषण कोष क्या करते हैं? तापमान को नियंत्रित करते हैं। तापमान नियंत्रित हो जाता है तो शुक्राणु के निर्माण में सहायता मिलती है। और शुक्रवाहिनियाँ ये दो होती हैं, अपने अपने वृषण से बाहर निकलती हैं और आगे जाकर शुक्राशय में खुल जाती हैं। शुक्राशय एक थैले समान संरचना होती है जिसमें शुक्राणु जाकर एकत्रित होते रहते हैं। उसमें से भी एक तरल पदार्थ का स्राव होता है जो कि उनको शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणुओं से निकलकर जो इसके दोनों ओर स्खलन वाहिनी होती है, उसके दोनों ओर एक छोटे छोटे जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि क्षारीय हार्मोन्स का स्राव करती हैं जो कि उनके माध्यम को क्षारीय बना देता है तथा शुक्राणुओं की गति में सहायता प्रदान करता है तथा वीर्य निर्माण में भी ये भूमिका निभाता है। तो वीर्य का जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, वो इसी के कारण होता है, इससे स्रावित हार्मोन के कारण होता है। ये जो मूत्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी मिलकर ये मूत्राशय संरचना होती है, इससे मूत्रवाहिनी निकलती है और शुक्रवाहिनी निकलती है, दोनों मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं और ये मूत्र मार्ग में खुलती हैं। मूत्र मार्ग से ये शुक्राणु का, मूत्र का और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ का बाहर निकालने में काम सहायता करती हैं।
इसके बाद श्वसन संरचना पेशीय संरचना होती है जो कि बेलनाकार होती है, वृषण कोश के दोनों वृषणों के मध्य में लटकी हुई होती है। ये सामान्य अवस्था में शिथिल व छोटी अवस्था में होता है और मूत्र उत्सर्जन के काम आता है। जैसी मैथुन क्रिया होती है, मैथुन के समय यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि उस उत्तेजित अवस्था में मूत्र का निष्कासन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय मूत्र वाहिनी बंद हो जाती है और सिर्फ क्या शुक्र वाहिनी खुली रहती है, जिसमें क्षारीय माध्यम से वो शुक्राणुओं का गमन करते हैं और वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये तो था हमारा नर जनन तंत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।